जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। ये जो है जून के करंट अफेयर की पार्ट 2 होने वाली है। तो साथियों, बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो के अंदर। और इसके अंदर जो है हम आज नए नए टॉपिक्स लेकर आए हैं, जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो साथियों, अब सबसे पहले मैं आपसे आज की जो करंट न्यूज़ है, स्टूडेंट मेंटल हेल्थ एंड एनटीएफ इंटरिम रिपोर्ट, इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम का प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हॉस्टल में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा हो और कॉलेज में उसकी बात सुनने वाला कोई ट्रेंड काउंसलर भी ना हो, तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ उस स्टूडेंट की पर्सनल वीकनेस है या फिर सिस्टम में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी और यह एनटीएफ ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट जो है सबमिट करी थी। तो सबसे पहले जो है करंट अफेयर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट मेंटल हेल्थ और इंक्रीजिंग स्टूडेंट सुसाइड का डिटेल स्टडी करने के लिए एक एनटीएफ अपॉइंट की। एनटीएफ ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट सपोर्ट सबमिट की है और रिपोर्ट का जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन था कि स्टूडेंट सुसाइड को सिर्फ डिप्रेशन या पर्सनल फेलियर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट और सोशल कंडीशन भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट की माइंड में नहीं है, कभी कभी सिस्टम में भी होती है। अब रिपोर्ट की जो पहली इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है कैंपस एलिनेशन। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। एलिनेशन का मतलब होता है जब किसी पर्सन को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बिलोंगिंगनेस फील ना हो, एक्सेप्टेंस ना मिले, या वो खुद को अलग से आइसोलेटेड सा फील करे, इसे एलिनेशन कहते हैं। तो रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मार्जिनलाइज्ड जो स्टूडेंट है वो लगभग 60% इनरोल है, और लेकिन जो फैकल्टी बैकग्राउंड में उनकी रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। इस इम्बैलेंस की वजह से कई स्टूडेंट जो है सोशल आइसोलेशन और कास्ट प्रोफाइलिंग और डिस्क्रिमिनेशन जैसे एक्सपीरियंस फेस करते हैं। ये उनकी मेंटल वेलबींग और नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर किसी स्टूडेंट को जो है बार बार उसकी कास्ट या बैकग्राउंड की वजह से जज किया जाए, तो उसका कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ बिलोंगिंग दोनों कम हो सकते हैं। इसी सिचुएशन को रिपोर्ट ने कैंपस एलिनेशन कहा है। बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस की। स्टूडेंट मेंटल मेंटल हेल्थ सिर्फ इमोशनल इशू नहीं होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इसका मेजर रीजन बन सकती है। अब रिपोर्ट क्या कहती है कि कई स्टेट में स्कॉलरशिप की पेमेंट टाइम पर रिलीज नहीं होती है। इस डिले की वजह से कुछ कॉलेज हॉस्टल का जो एक्सेस है उसे रोक देते हैं, एग्जामिनेशन में बैठने से मना कर देते हैं, डिग्री इश्यू करने में जो है डिले करते हैं। अब सोचिए कि एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी फाइनेंशियली डिफिकल्टी से जूझ रहा हो, अगर उसका हॉस्टल और एग्जाम भी रिस्क में आ जाए तो उसका स्ट्रेस कितना बढ़ सकता है। अब बात करते हैं फ्लोड काउंसलिंग सिस्टम का। तो जो काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो सिस्टम स्टूडेंट को इमोशनली सपोर्ट और प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है। लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% से ज्यादा कॉलेजेस में सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही नहीं है। इसके बदले कई इंस्टीट्यूशन अनट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर को काउंसलर बना देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट एक मैथमेटिक्स या हिस्ट्री टीचर बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट भी हो। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसीलिए रिपोर्ट ने एग्जिस्टिंग काउंसलिंग सिस्टम को फ्लोर काउंसलिंग बताया है। अब बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन की। सबसे पहले इसमें आता है 24/7 कैंपस मेडिकल केयर, यानी हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में राउंड द क्लॉक मेडिकल सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में स्टूडेंट को इमीडिएट हेल्प मिल सके। दूसरा, वैकेंट टीचिंग पोस्ट जो है, रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है कि वैकेंट फैकल्टी पोस्ट को 3 महीने के अंदर फिल किया जाना चाहिए। इससे टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन और एकेडमिक सपोर्ट इंप्रूव होगा। अगली बात करते हैं इंडिपेंडेंट काउंसलिंग सेंटर। रिपोर्ट ने यह भी रिकमेंड किया है कि जो काउंसलिंग सेंटर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इससे स्टूडेंट बिना फियर के अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकेंगे। इसके बाद मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट सुसाइड, यानी कि हर इंस्टीट्यूशन के लिए स्टूडेंट के जो सुसाइड केसेस हैं उनके मैंडेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। इससे गवर्नमेंट को एक्यूरेट डाटा मिलेगा और फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग बेटर होगी। अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं। तो साथियों, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि स्टूडेंट की जो मेंटल हेल्थ के पीछे कई रीजन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर कोई स्टूडेंट सेवियर मेंटल स्ट्रेस में हो तो इंडियन लॉ उसके लिए क्या प्रोटेक्शन करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की। तो ये एक्ट इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड राइट और सर्विसेज को रेगुलेट करता है। इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेंटल इलनेस से अफेक्टेड पर्सन को डिग्निटी के साथ ट्रीटमेंट मिले, उनके लीगल राइट प्रोटेक्टेड हो और जो मेंटल हेल्थ केयर एसेसिबल बनाया जाए। यानी ये एक्ट पनिशमेंट से ज्यादा केयर और ट्रीटमेंट पर फोकस करता है। अगली बात करते हैं डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट्स। यानी इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 115। सबसे पहले टर्म समझिए कि डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक्ट का क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी से हटा देना। अब सेक्शन 115 क्या कहता है, तो अगर कोई पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो लॉ ये प्री एज्यूम करेगा कि वो सेवियर स्ट्रेस में था, इसलिए उस पर्सन को पनिशमेंट देने के बजाय मेंटल हेल्थ केयर और सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। यानी लॉ के अप्रोच है कि पनिशमेंट नहीं, ट्रीटमेंट के बेस पे जो है इसको इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अब साथियों इसके अंदर सेक्शन 115 को आप सेवियर स्ट्रेस यानी कि सपोर्ट नोट पनिशमेंट की लाइन से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा, राइट टू मेंटल हेल्थ केयर। ये एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये एक्ट सिटीजन को स्टैट्यूटरी राइट टू मेंटल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इसका ऐसा राइट होता है जो पार्लियामेंट ने बनाए हुए लॉ के थ्रू दिया गया है। यानी मेंटल हेल्थ केयर सिर्फ एक वेलफेयर सर्विस नहीं बल्कि एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर रिकॉग्नाइज राइट भी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि मेंटल इलनेस से अफेक्टेड पर्सन को टाइमली और प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके। अब साथियों इसमें जो अगला आता है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। ये इंडिया की पहली नेशनल स्ट्रेटेजी है जो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इस स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव होता है कि 2030 तक सुसाइड मोर्टेलिटी में लगभग 10% का रिडक्शन लाना। ये टारगेट सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का काम नहीं है, इसके लिए मल्टी सेक्टरल कोलेबोरेशन पर भी इम्फसाइज दिया गया है। अब इसकी जो लिंक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज है उसमें आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन विद डिग्निटी और इसके आर्टिकल 21A जो इंश्योर करता है एजुकेशन को, ये भी इसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज बनाता है। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए ताकि आपकी जो मेंस में और प्री के अंदर जो है एक बेनिफिट आपको मिल सके। अब जो है इसके अंदर जो ये करंट अफेयर है इसको समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 जुलाई 2026 से बीबी ग्राम जी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये फ्रेमवर्क एग्जिस्टिंग मनरेगा की जगह काम करेगा। गवर्नमेंट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1.25 लाख करोड़ से अधिक का एलोकेशन अनाउंस किया है। स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक नाम का चेंज नहीं है, इस फ्रेमवर्क में एम्प्लॉयमेंट गारंटी, फंडिंग पैटर्न, बजट एलोकेशन और रूरल लेबर मैनेजमेंट सभी एरियाज में जो है रिफॉर्म प्रपोज किया गए हैं। अब सबसे पहले इसका नाम समझते हैं, वीबी ग्राम जी। वीबी मतलब विकसित भारत, जी मतलब गारंटी, आर मतलब रोजगार, ए मतलब आजीविका, एम मतलब मिशन जो कि ग्रामीण से रिलेटेड है। तो इस फ्रेमवर्क का जो ऑब्जेक्टिव सिर्फ टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है, इसका एक ब्रॉडर गोल है। इसमें जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट यानी रोजगार के साथ साथ विलेजेस की इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करना है। हम सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म समझते हैं कि पहले मनरेगा के अंडर हर रूरल हाउस होल्ड को 100 दिन की गारंटीड अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मिलता था। अब जो नया फ्रेमवर्क है इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, इंडिया के बहुत से विलेजेस में एग्रीकल्चर सीजनल होती है। हार्वेस्टिंग और सोइंग के बाद कई वर्कर के पास रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन हो जाए तो रूरल फैमिलीज को एडिशनल इनकम सपोर्ट मिलेगा। इससे रूरल पॉवर्टी कम हो सकती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सकता है और हाउस होल्ड इनकम जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। अब एक इसमें समझिए कि जो ओल्ड फ्रेमवर्क था उसमें 100 दिन थे और जो न्यू फ्रेमवर्क है उसमें 125 दिन है। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है कि पहले वेज पेमेंट का मेजर बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी, अब एक नया कॉस्ट शेयरिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नॉर्मल स्टेट्स के अंदर जो है सेंटर और स्टेट का 60:40 होता है, जबकि हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सेंटर का और स्टेट का 90:10 का रेशियो होता है। तो ये डिफरेंस क्यों है, माउंटेन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डिफिकल्ट टेरेन है, हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी है जैसे चैलेंजेस हो सकते हैं।
इसीलिए सेंटर उन स्टेट को ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ये प्रिंसिपल आपने कई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी देखे होंगे। अगला जो इसमें फ्रेमवर्क है वो इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेटिव एलोकेशन मॉडल। सबसे पहले नॉर्मेटिव का मीनिंग समझिए। इसका मतलब होता है कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर एलोकेशन करना। यानी हर स्टेट को बजट एक फिक्स फॉर्मूला के बेसिस पर मिलेगा और इस फॉर्मूला में फैक्टर जैसे रूरल डेवलपमेंट नीड्स, स्टेट वाइज इंडिकेटर, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कंसिडर किए जाएंगे। अब साथियों, जो पिछली स्लाइड है उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बीबी ग्राम जी फ्रेमवर्क जो है इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब मनरेगा इतनी फेमस स्कीम थी तो उसकी जगह नया फ्रेमवर्क लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका आंसर समझने के लिए हम पहले मनरेगा की फाउंडेशन समझते हैं। सबसे पहले मनरेगा को समझते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ये एक्ट जो है 2005 में पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि रूरल हाउस होल्ड को गारंटीड वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ताकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। यानी ये सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम नहीं, बल्कि एक रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी का लीगल फ्रेमवर्क था। अब स्टूडेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन मनरेगा का था आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? डीपीएसपी का पार्ट है और ये कहता है कि स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सिटीजन को राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्रयास करे। अब इसमें ध्यान रखिए कि आर्टिकल 41 फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यानी ये गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी को प्रैक्टिकल फॉर्म देने के लिए मनरेगा एक्ट लाया गया था। तो आर्टिकल 41 इसमें याद रखिए डीपीएसपी है, जो कि राइट टू वर्क के हमारे जो स्टेट को है एक डायरेक्टिव देता है। अब बात करते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, कि जो वीबी ग्राम जी का सबसे बड़ा रिफॉर्म था, यानी डिमांड ड्रिवन सिस्टम को रिप्लेस करना और उसकी जगह नॉर्मेटिव एलोकेशन लाना। तो पहले समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो डिमांड ड्रिवन सिस्टम में है, बजट पहले से फिक्स नहीं होता है। अगर किसी एरिया में ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयमेंट डिमांड करते हैं तो उस एरिया के लिए फंड रिक्वायरमेंट भी बढ़ा बढ़ सकती है, यानी बढ़ा दी जाती है। यानी डिमांड बढ़ेगी तो जो एलोकेशन भी बढ़ सकता है। और जो इस मॉडल का प्रॉपर फोकस होता है वो वर्कर डिमांड पे बेस्ड होता है। अब जो नॉर्मेटिव फंडिंग है, ये एक नया फ्रेमवर्क है और इसके अंदर बजट एलोकेशन से पहले ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। जैसे रूरल पॉवर्टी लेवल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो इन पैरामीटर के बेसिस पर हर स्टेट के लिए बजट सीलिंग डिसाइड की जाती है। यानी यहाँ फोकस है प्री डिफाइंड प्लानिंग पर। अब डिफरेंस याद रखिए कि डिमांड ड्रिवन में पहले डिमांड थी, बाद में फंड थे, और नॉर्मेटिव में पहले फॉर्मूला है, उसके बाद फंड है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए कि आपने कई गवर्नमेंट स्कीम के साथ सुना होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो ये ऐसी स्कीम होती है जिनमें फंडिंग सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। यानी मनी दोनों गवर्नमेंट देती है, लेकिन ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन स्टेट के थ्रू होता है। अब बात करते हैं कि आज गवर्नमेंट सिर्फ मैनुअल रिकॉर्ड पर डिपेंड नहीं करती, टेक्नोलॉजी का भी एक रैपिडली जो है इसमें यूज बढ़ रहा है। तो सोर्स के अकॉर्डिंग जो वीबी ग्राम जी फ्रेमवर्क में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी टूल्स का भी यूज किया जा रहा है। जैसे जीआईएस मैपिंग यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस एक डिजिटल मैपिंग टेक्नोलॉजी होती है। इसके थ्रू गवर्नमेंट देख सकती है कि रोड कहाँ बनी, जो पॉन्ड है वो कहाँ बना, प्लांटेशन किस एरिया में हुआ, एसेट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यानी फिजिकल एसेट को डिजिटल मैप पर मॉनिटर किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पीएम गति शक्ति लेयर। तो जो पीएम गति शक्ति के डिजिटल लेयर का यूज करके अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। अगले बात करते हैं एआई ड्रिवन सोशल ऑडिट की। ये सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि सोशल ऑडिट का मतलब क्या है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन लोकल कम्युनिटी और इंडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू करना। इस प्रोसेस में एआई का भी यूज किया जा रहा है। एआई के थ्रू एसेट ट्रैकिंग, डाटा वेरिफिकेशन, इरेगुलरिटीज डिटेक्शन ज्यादा एफिशिएंसी के साथ की जा सकती है। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों इंप्रूव करती है।
तो साथियों, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप इनिशिएट किए हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग होल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई है उसको रिप्लेस करके प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई इंट्रोड्यूस किया जा सके। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंडिया में इन्फ्लेशन को और एक्यूरेटली मेजर करना। स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये प्रपोजल इन्फ्लेशन खत्म करने के लिए नहीं है, ये इन्फ्लेशन को बेटर मेजर करने के लिए है, यानी मेजरमेंट सिस्टम को मॉडर्न बनाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट जो है डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस क्यों करना चाहती है? तो जो सोर्स के अकॉर्डिंग है इसके तीन मेजर रीजन है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबल काउंटिंग की। तो ये टर्म समझिए कि डबल काउंटिंग होता क्या है। तो डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि एक ही कॉस्ट को अलग अलग स्टेजेस पर बार बार काउंट कर लेना। तो डब्ल्यूपीआई में क्या प्रॉब्लम थी कि डब्ल्यूपीआई जो है प्राइसेस को सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस पर मेजर करता है। इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टैक्सेस, हैंडलिंग चार्जेस जैसे कंपोनेंट कई बार इंक्लूड हो सकते हैं। इससे एक्चुअल इन्फ्लेशन की जो पिक्चर है वो मतलब क्लियर नहीं हो पाती है। अब पीपीआई जो है इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेगा? पीपीआई सिर्फ प्रोड्यूसर लेवल पर होने वाले नेट ट्रांजैक्शन प्राइस को मेजर करता है, यानी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट किस एक्चुअल प्राइस पर बेचा उसी प्राइस को कंसीडर किया जाता है। इससे अननेसेसरी मल्टीपल काउंटिंग अवॉइड होती है। अब सिंपल एग्जांपल के लिए समझिए कि मान लीजिए एक फैक्ट्री ने सीमेंट 100 रुपए में बेचा, ट्रांसपोर्ट के बाद प्राइस 110 हो गया, होलसेलर ने 120 में बेचा। तो डब्ल्यूपीआई चेन के अलग अलग स्टेजेस को रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन जो पीपीआई है वो सिर्फ प्रोड्यूसर के 100 रुपए के ट्रांजेक्शन प्राइस को रिकॉर्ड करेगा। इसीलिए पीपीआई को ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। अगले बात करते हैं इंक्लूजन ऑफ सर्विसेज। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। आज इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड नहीं है। सर्विसेज सेक्टर सर्विसेज सेक्टर भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन देता है। अब जो प्रॉब्लम क्या थी डब्ल्यूपीआई के साथ कि सोर्स के अकॉर्डिंग जो डब्ल्यूपीआई है सर्विसेज सेक्टर को कंप्लीटली इग्नोर करता है, यानी एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी सर्विसेज जैसे सेक्टर जो है डब्ल्यूपीआई में इंक्लूड नहीं होते हैं। वहीं जो पीपीआई का एडवांटेज क्या है कि पीपीआई सिर्फ फिजिकल गुड्स ही नहीं बल्कि सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। तो जो सोर्स के अकॉर्डिंग जो है सर्विसेज सेक्टर इंडिया की जीडीपी का लगभग 50% से अधिक कंट्रीब्यूशन करता है। इसलिए अगर सर्विसेज को इग्नोर कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन की कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती है। तो तीसरा रीजन आता है साथियों इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर सिर्फ इंडिया के लिए नहीं इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो मोस्ट ओईसीडी इकोनॉमिक्स और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी पीपीआई पर का यूज करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? अगर इंडिया भी सेम स्टैंडर्ड अडॉप्ट करे तो इंटरनेशनल कंपैरिजन इजी हो जाएगा, इकोनॉमिक मॉडलिंग बेटर होगी और पॉलिसी एनालिसिस ग्लोबली कंपेरेबल होगी, यानी इंडिया इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन हो जाएगा। अब इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि इन्फ्लेशन इंडेक्स होता क्या है। इन्फ्लेशन इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो बताता है कि टाइम के साथ गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ये प्राइस चेंज को मेजर करता है। गवर्नमेंट, आरबीआई, बिजनेसेस और इकोनॉमिस्ट के इस डाटा का यूज जो है पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की कि डब्ल्यूपीआई होता क्या है। ये होलसेल मार्केट में गुड्स के प्राइसेस में होने वाले चेंजेस को मेजर करता है, यानी जब प्रोडक्ट प्रोड्यूसर या होलसेलर लेवल पर सेल होते हैं उनके प्राइसेस को डब्ल्यूपीआई ट्रैक करता है। इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर यानी ओईए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। अब जो इसके बेस ईयर की अगर हम बात करें तो बेस ईयर इसका अब चेंज होके 2022 से 23 हो गया है। अब बेस ईयर कहता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बेस ईयर का मतलब होता है वो रेफरेंस ईयर जिसके कंपैरिजन में फ्यूचर के प्राइस चेंजेस को मेजर किया जाता है। यानी अगर बेस ईयर 2022-23 है तो बाकी सारे ईयर्स को प्राइजेस उसी पर कंपैरिजन में एनालाइज किए जाएंगे। अब बात करते हैं सीपीआई की। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि रिटेल लेवल पर हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज किस प्राइस पर मिल रहे हैं, यानी
जो प्राइस एक कॉमन कंज्यूमर मार्केट में पे करता है उसी को सीपीआई रिफ्लेक्ट करता है। अब डिफरेंस समझिए कि डब्ल्यूपीआई जो है वो होलसेल मार्केट है, जबकि सीपीआई जो है रिटेल मार्केट पर मेजर होता है। इसीलिए जब आम आदमी इन्फ्लेशन की बात करता है तो जनरली सीपीआई उसका एक्सपीरियंस को ज्यादा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। अब सीपीआई को पब्लिश कौन करता है? तो इसको करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी एनएसएसओ या एनएसओ भी इसको बोल सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करता है। अब इसका बेस ईयर है वो भी चेंज किया गया है साथियों। इसका सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2024 हो गया है, और इस फैक्ट को एग्जाम के लिए याद रखिए, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी अभी चेंज किए गए हैं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो सोचिए कि जून जुलाई का मंथ आ गया है, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। तो सबसे जो पहले प्रॉब्लम किस सेक्टर में आएगी? क्या सिर्फ फार्मर को प्रॉब्लम होगी, या उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर, ड्रिंकिंग वाटर पर, लाइव स्टॉक पर, फूड प्रोडक्शन पर, या इन्फ्लेशन पर आदि पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा? तो हर साल जो है ड्रोट नहीं आते हैं, इसका एक मेजर रीजन होता है एल नीनो। और इसी साल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने वार्निंग दी है कि 315 डिस्ट्रिक्ट और 12 स्टेट में है मेट्रोलॉजिकल वाटर स्ट्रेस के रिस्क में है, क्योंकि एक्टिव एल नीनो साइकिल ने साउथ वेस्ट मानसून को वीक कर दिया है। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने आइडेंटिफाई किया है कि 315 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के 12 स्टेट्स में रेनफॉल की कमी के कारण वल्नरेबल है, यानी कि इसका मेन रीजन है एक्टिव एल नीनो साइकिल, जिसने साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल को सरप्रेस किया है। और सबसे पहले ये टर्म समझिए कि मीटियोलॉजिकल वाटर स्ट्रेस का मतलब होता क्या है। जब किसी एरिया में नॉर्मल से काफी कम रेनफॉल होती है और पानी की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होने लगती है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ रिवर या ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये रेनफॉल की डेफिशिएंसी से शुरू होने वाली सिचुएशन है। इसी वजह से इसे मेट्रोलॉजिकल वाटर स्ट्रेस कहा जाता है। तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि एल नीनो है क्या। एल नीनो एक क्लाइमेट फिनोमिना है जिसमें पैसिफिक ओशन के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा वार्म हो जाता है। इस वार्मिंग की वजह से ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज होती है, और इसी का इफेक्ट इंडिया के मॉनसून पर भी पड़ता है। अब सोर्स के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर समझे तो एक्टिव एल नीनो साइकिल ने साउथ वेस्ट मॉनसून रेनफॉल को सरपास किया है, यानी कि नॉर्मल से कम बारिश हुई, जिसकी वजह से कई डिस्ट्रिक्ट वाटर स्ट्रेस फेस कर रही है। अब बात करते हैं, गवर्नमेंट ने सभी वनरेबल सेक्टर को एक कैटेगरी में नहीं रखा है, उन्हें इरिगेशन कवरेज के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले समझिए इरिगेशन कवरेज का मतलब क्या होता है। तो किसी डिस्ट्रिक्ट की कितनी एग्रीकल्चर लैंड को कैनाल, ट्यूबवेल, टैंक या दूसरे इरिगेशन सोर्सेज से पानी मिल रहा है। जितनी कम इरिगेशन होगी उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी रेनफॉल पर होगी। तो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट, तो इसके अंदर जो हाई प्रायोरिटी है वो 111 डिस्ट्रिक्ट है, और जो मीडियम प्रायोरिटी है वो 76 डिस्ट्रिक्ट है, और जो लो प्रायोरिटी है वो 128 डिस्ट्रिक्ट है। तो साथियों अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो इस वाली स्लाइड के अंदर हम जो है इसके स्टैटिक पार्ट को एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पैसिफिक ओशन में होने वाले क्लाइमेट फिनोमिना इंडिया के मानसून को कैसे अफेक्ट कर सकती है। तो जो पैसिफिक ओशन तो इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर है, फिर इंडिया में बारिश कम क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर समझते हैं। सबसे पहले समझना होगा एल नीनो क्या होता है, ईएनएसओ क्या होता है, वोकर सर्कुलेशन क्या होती है, और इंडियन ओशन डाइपोल का क्या रोल होता है। सबसे पहले एल नीनो समझते हैं। तो एल नीनो एक क्लाइमेट फिनोमिना होता है जिसमें सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल जो पैसिफिक ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से ज्यादा वार्म होने लगता है। और सी सरफेस टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि ओशन के ऊपर वाला सरफेस का टेम्परेचर, जब ये टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो एटमॉस्फेयर भी उसका इफेक्ट फील करता है। इसी वार्मिंग को हम एल नीनो कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि एल नीनो सिर्फ ओशन वार्मिंग नहीं होती है, ये ओशियन और एटमॉस्फेयर दोनों के इंटरेक्शन का रिजल्ट है। अब इसमें जो एक बात समझते हैं कि वार्मिंग होने के बाद क्या होता है। तो एल नीनो के दौरान पैसिफिक ट्रेड विंड्स जो है वीक्स हो जाती है,
तो ट्रेड जब वाइंड ये ट्रेड वाइंड्स क्या होती है, तो ट्रेड विंड्स वो परमानेंट विंड्स है जो नॉर्मली ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, और ये विंड्स पैसिफिक ओशन के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म समझिए, अपवेलिंग क्या होता है। तो जब ओशन का डीप लेयर का कोल्ड न्यूट्रिशन रिच वाटर ऊपर सर्विस पर आता है, तो नॉर्मली साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के पास ये प्रोसेस होता रहता है। लेकिन एल नीनो के टाइम ट्रेड विंड्स जो है वीक्स हो जाती है, इसलिए कोल्ड वाटर अपवेलिंग सरपास हो जाती है, यानी ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता और सरफेस और भी गर्म होने लगता है। अब बात करते हैं वोकर सर्कुलेशन की। तो जो एल नीनो है वो वोकर सर्कुलेशन को वीकन करता है। अब बात करते हैं वोकर सर्कुलेशन होता क्या है। तो जो ईस्ट वेस्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सिस्टम है, जो ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन में होती है, ये सर्कुलेशन मॉइस्चर और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है। जब ये सर्कुलेशन नॉर्मल होती है तो मॉनसून सिस्टम भी रिलेटिवली स्टेबल रहता है, लेकिन जब एल नीनो आता है ये सर्कुलेशन वीक पड़ जाता है। तो अब इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वीकर सर्कुलेशन के वीकन होने से, वोकर सर्कुलेशन के वीकन होने से जो है इंडिया मॉनसून रेनफॉल सरप्रेस हो जाती है, यानी इंडिया में नॉर्मल से कम रेनफॉल होने से पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से ड्रॉट और वाटर स्ट्रेस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट समझिए कि ईएनएसओ क्या होता है। ईएनएसओ को एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन बोलते हैं। ये पैसिफिक ओशन का क्लाइमेट साइकिल होता है, और ईएनएसओ के 3 फेज होते हैं। सबसे पहले होता है एल नीनो वार्म फेज। सोर्स के अकॉर्डिंग इंडिया के लिए जनरली ड्राई कंडीशन और वीक मॉनसून से एसोसिएट माना जाता है। दूसरा होता है कूल फेज। तो जो ला नीनो होता है जनरली इंडिया के लिए बेटर रेनफॉल और वेट कंडीशन से एसोसिएटेड होता है। तीसरा होता है न्यूट्रल फेज, जब ना एल नीनो डोमिनेट करता है ना ही ला नीनो। तो जब ईएनएसओ न्यूट्रल कंडीशन में होता है, यानी पैसिफिक ओशियन कंपैरेटिवली नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अब बात करते हैं आईओडी यानी इंडियन ओशियन डाइपोल की। हर बार जो है एल नीनो आने का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया में जो है ड्रॉट ही होगा। क्यों? क्योंकि एक और क्लाइमेट फिनोमिना भी इसमें काम करता है, जिसका नाम होता है इंडियन ओशियन डाइपोल। अब सोर्स क्या कहता है, तो अगर पॉजिटिव आईओडी फेज हो तो कभी कभी एल नीनो के नेगेटिव इम्पैक्ट भी इंडियन मॉनसून पर देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं ये पार्शियली ऑफसेट क्या होता है। तो ऑफसेट का मतलब होता है एक नेगेटिव इफेक्ट तो को दूसरे फैक्टर कुछ हद तक जो बैलेंस कर देते हैं। यानी अगर एल नीनो रेनफॉल को रिड्यूस कर रहा है तो उसी समय पॉजिटिव आईओडी भी हो तो मानसून पर नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ हद तक जो है कम हो जाता है। अब ध्यान रखिए कि इसमें इतना बताया है कि पॉजिटिव आईओडी कभी कभी एल नीनो के नेगेटिव इम्पैक्ट को ऑफसेट कर सकता है। तो साथियों, आज की क्लास इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली ही ऐसी एक मजेदार वीडियो के साथ। और अपने जो है एस्पिरेंट साथियों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि जो हमें भी एक मोटिवेशन मिले और ऐसे ही हम मजेदार वीडियो आपके लिए लेकर आए। आप जो है इस चैनल पर जो शॉर्ट्स अपलोड की गई हैं उसको आप देख सकते हैं। उसमें हमने जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कवर करे हुए हैं, ताकि जो है आपको यूपीएससी के जो कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लगते हैं उसमें समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।